हेलो गाइज, आज हम रिस्पिरेशन का वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो चाहे रिस्पिरेशन एरोबिक हो चाहे एनारोबिक, दोनों में इसका होना मस्ट होता है। यानी कि रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन की एब्सेंस हो या ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो, ये पाथवे होगा ही होगा। यानी कि ग्लाइकोलिसिस जो होता है ये दो वर्ड से मिलके बना होता है। पहला जो होता है वो ग्लाइको का मतलब होता है शुगर, लिसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। तो ये जो ग्लाइकोलिसिस है, ये फर्स्ट वर्ड इसमें जो है वो है ग्लाइको, मीन्स होता है शुगर, और लिसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन। लिसिस मतलब स्प्लिटिंग। तो ग्लाइकोलिसिस को हम समराइज कर सकते हैं कि इट इज पार्शियल या इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलिसिस वह प्रक्रिया होती है जिसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूट कर जो है दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जो है। तो हम कह सकते हैं कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो होता है 6 कार्बन का होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन का होता है जो है। तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है एक पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। सबसे पहले आप सभी जानते होंगे कि ग्लाइकोलिसिस की जो स्कीम होती है, स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज गिवन बाय इम्बेडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नास, इसीलिए इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो साइटोप्लाज्म में अकर होती है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि इट अकर्स इन द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो नोट कर लेते हैं इसको जो है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इट अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है जो है। सेकंड पॉइंट ये है इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म and it occurs in absence of oxygen. It occurs in absence of ऑक्सीजन। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो ग्लाइकोलिसिस होता है ये 10 स्टेप की रिएक्शन होती है, जिसमें 1 to 5 जो रिएक्शंस होती हैं वो एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप्स कहलाती हैं जो है, क्योंकि इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। अभी हम देखेंगे जो है 1 to 3, जो 1 और 3rd जो रिएक्शन है, 3rd स्टेप है जो है वो एनर्जी कंज्यूम करती है जो है, इसीलिए इसको जो है एनर्जी कंज्यूमिंग कहते हैं। और 6 to 10 जो रिएक्शंस होती है उसको हम एनर्जी रिलीजिंग कहते हैं जो है। इसमें 4 ATP रिलीज होती है जिसको हम सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन कहते हैं। तो ये जो ग्लाइकोलिसिस होती है ये 10 स्टेप रिएक्शन है, 10 स्टेप रिएक्शन होती है। टेन स्टेप रिएक्शन में 1 to 5 जो है, 1 to 5 स्टेप जो होता है उसको कहते हैं एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप। एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप्स कहते हैं। इसमें होता क्या है कि स्टेप नंबर 1 एंड 3rd जो होता है, यहाँ पर एनर्जी जो है 2 ATP कंज्यूम होती है जो है, 2 ATP कंज्यूम। और 6 to 10 जो स्टेप होती है उसको हम कहते हैं एनर्जी रिलीजिंग स्टेप। 6 to 10 स्टेप जो होती है उसको हम कहते हैं एनर्जी रिलीजिंग स्टेप। एनर्जी रिलीजिंग स्टेप, क्योंकि इसमें स्टेप नंबर 7 और 10 पे जो है,
स्टेप नंबर 7 एंड 10 पे एनर्जी रिलीज़ होती है। और कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है? 4 ATP रिलीज़, 4 ATP रिलीज़, 4 ATP रिलीज्ड। तो स्टेप नंबर 1 और 3 पे, स्टेप नंबर 1 और 3 पे 2 ATP कंज्यूम हुई। स्टेप नंबर 7 और 10 पे जो है 4 ATP फॉर्म्ड हुई। तो ये हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस का जो नेट ATP गेन होता है वो 2 ATP नेट होती है। 4 - 2 यानी कि 2 ATP जो है नेट रिजल्टेंट गेन होता है जो है। तो नेट ATP रिलीज्ड, नेट ATP रिलीज्ड में लिखेंगे हम 4 - 2 यानी कि 2 ATP। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस का जो नेट ATP गेन होता है वो 2 ATP। एज वी नो दैट जो फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट होता है वो सुक्रोज होता है, लेकिन सुक्रोज पे जो एंजाइम्स होते हैं वो वर्क करके उसको जो है मोनोमर यानी कि ग्लूकोज में तोड़ देते हैं। तो ग्लूकोज सबसे पहले हमारे पास होता है जो है, तो ग्लूकोज होता है जो कि 6 कार्बन का होता है जो है। तो सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में जो है। हमारे पास सबसे पहले ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है जो है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, ग्लूकोज 6 फास्फेट में। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट में हमें ये देखना है कि यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे केवल एक ग्लूकोज था, ग्लूकोज में एक फास्फेट ऐड कर दिया गया है। ये फास्फेट आपको सोचना है कि रटना कुछ नहीं, आपको ये सोचना है कि ये फास्फेट आया कहाँ से होगा, फास्फेट की किसके पास कौन फास्फेट रिच है। यानी कि अब हमारा दिमाग वहाँ पे जाना चाहिए जिसके पास फास्फेट ज़्यादा होता है, यानी कि ATP ऐसा है जो फास्फेट को प्रोवाइड करा सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक ATP को जो है ब्रेक कर देते हैं जो है, 1 ATP ब्रेक होता है किसमें, ADP और PI में, ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट में ब्रेक हो जाता है जो है। तो हुआ क्या यहाँ पे, बेसिकली ग्लूकोज था, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गया। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट में बनने में हमको सोचना है कि यहाँ पर क्या हो सकता है। यहाँ पर एक फास्फेट ऐड हुआ है तो ATP ने एक फास्फेट दिया तो ग्लूकोज 6 फास्फेट बना। यहाँ पर जो एंजाइम वर्क करेगा वो होगा हेक्सोकाइनेज। तो एंजाइम जो होगा वो होगा हेक्सोकाइनेज। हमको एक पॉइंट और याद रखना है, जहाँ पर काइनेज एंजाइम वर्क करेगा वहाँ पर मैग्नीशियम 2+ की रिक्वायरमेंट मस्ट होगी। तो इसके साथ साथ कोफैक्टर जो है वो Mg2+ होगा जो है। और एक चीज़ हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हुआ क्या है एक्चुअली। अगर देखें हम बेसिकली यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, केवल फास्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज हुआ है। तो इस स्टेप को हम कह सकते हैं यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या है, फास्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज, फास्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज। ये तो वही ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट से होता क्या है कि अब ये कन्वर्ट हो जाता है जो है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। तो ग्लूकोज से हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है जो है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। एक्चुअली अगर हम देखें यहाँ पे हुआ क्या है, बेसिकली ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होने में बेसिकली कुछ नहीं हुआ है, केवल यहाँ पर आइसोमेराइजेशन हुआ है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो है क्या हुआ है, आइसोमेराइजेशन अकर्स, आइसोमेराइजेशन अकर्स। और किस एंजाइम की प्रेजेंस में हुआ है ये देखेंगे, फास्फो हेक्सो आइसोमेरेज एंजाइम पे यहाँ पे वर्क करता है। तो एंजाइम कौन सा होगा यहाँ पे, फास्फो हेक्सो
फास्फोहेक्सो आइसोमेरेज। तो ये तो हो गया फ्रक्टोज 6 फास्फेट। फ्रक्टोज 6 फास्फेट से हम इसको कन्वर्ट कराते हैं किसमें? अगर आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसको ग्लूकोज 6 फास्फेट से हमको फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो आप सभी जानते हैं कि जो ग्लूकोज का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है, और जो फ्रक्टोज का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये ग्लूकोज पे ज़्यादा से ज़्यादा फास्फेट मॉलिक्यूल ऐड नहीं हो सकते, लेकिन फ्रक्टोज पे हम चाहें तो वो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है फ्रक्टोज के ऐड कर सकते हैं, इसलिए हम इसको कन्वर्ट कराते हैं फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। बेसिकली आपको रटना नहीं है ये रिएक्शंस क्यों हो रही हैं, ये जानिए, आप कॉन्सेप्ट समझिए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा जो है। तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट से अगली स्टेप जो होती है वो कन्वर्ट होती है फ्रक्टोज 1,6। ये स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, और स्टेप नंबर 3 जो होती है वो फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट में कन्वर्ट होता है जो है। फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट। बेसिकली हुआ क्या है इसमें, अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेप की तरह इसमें क्या हुआ है कि फ्रक्टोज के फर्स्ट पोजीशन पे फ्रक्टोज 6 फास्फेट हमारे पास था। इस स्टेप में क्या हुआ है कि फ्रक्टोज के फर्स्ट पोजीशन पे हमने फास्फेट ऐड किया है। अब फिर से हमको फॉस्फेट की ज़रूरत किससे लेनी पड़ेगी? फॉस्फेट। तो फॉस्फेट जो प्रोवाइड कराएगा वो प्रोवाइड कराएगा जो है एटीपी। तो बेसिकली यहाँ पर जो है एक एटीपी जो है ब्रेक होके एडीपी और पीआई में ब्रेक हो जाता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। यहाँ पर अगर हम देखें जो है तो बेसिकली हुआ क्या है जो है, यहाँ पर केवल एक फॉस्फेट का ऐड हुआ है, केवल यहाँ पर एक 1 पोजीशन पे फॉस्फेट ऐड हुआ है। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा काम करता है जो है, तो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम काम करता है जो है यहाँ पे। तो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम वर्क करता है यहाँ पे। आपको बेसिकली याद रखना है कि हुआ क्या है, स्टेप्स तो हो रही हैं, लेकिन स्टेप्स कैसे हो रही हैं जो है, रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी इसकी। तो फ्रक्टोज ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट हुआ, उसमें क्या हुआ, केवल फास्फेट ऐड हुआ। एटीपी की मदद से हमने एक फास्फेट लिया और उसमें ऐड कर दिया जो है ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट, इसका आइसोमेराइजेशन हो गया जो है एंजाइम फास्फोहेक्सो आइसोमेरेज की अवेलेबिलिटी में जो है फ्रक्टोज 6 फास्फेट का जो है कन्वर्जन हुआ जो है इसमें फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट में। इसमें क्या हुआ कि फिर से हमको एटीपी से जो है एक फास्फेट लेके हमने इसमें ऐड कर दिया जो है। अब ये फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है जो है, ये स्टेप नंबर 3 कंप्लीट होता है जो है, स्टेप नंबर 3। अब ये क्या होता है, इसकी क्या होती है, इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है जो है फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट की हम स्प्लिटिंग करा देते हैं जो है किसमें, पहले तो ये स्प्लिट हो जाता है जो है एल्डोलेज एंजाइम की अवेलेबिलिटी में। यहाँ पर जो एंजाइम काम करता है वो होता है एल्डोलेज, और करता क्या है जो है ये स्प्लिटिंग कर देता है जो है, स्प्लिटिंग कर देता है किसमें, 3PGAL में कन्वर्ट कर देता है जो है। ये यहाँ तक जो है क्या होता है, ये 6 कार्बन है ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट 6 कार्बन का फ्रक्टोज 6 यहाँ तक सारी रिएक्शन जो है 6 फास्फेट तक चली आ रही हैं जो है। अब ये इसकी जब स्प्लिटिंग होगी जो है, स्प्लिटिंग होगी तो ये 3 कार्बन का जो है 3PGAL मिल जाएगा हमको, और 3 कार्बन का हमको मिल जाएगा जो है DHAP, जो कि 3 कार्बन का होता है जो है। और ये दोनों एक दूसरे में जो है इंटर कन्वर्टेबल होते हैं जो है, ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं।
तो फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट जब की स्प्लिटिंग हम कराते हैं जो है तो 3-PGAL फास्फोग्लिसरल एल्डिहाइड मिलता है हमको जो है, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट DHAP मिलता है। ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं जो है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो एंजाइम कौन सा काम करेगा इस पे जो है, फास्फो ट्राइओज आइसोमेरेज, ये दोनों एक दूसरे में जो है इंटर कन्वर्टेबल होते हैं जो है। तो ये हो गई जो है 4 नंबर स्टेप्स, ये हो गई 5th। तो ये जो 5th स्टेप में क्या है जो है, फास्फोग्लिसरल एल्डिहाइड जो होता है ये DHAP में इंटर कन्वर्टेबल होता है। आगे की जो भी रिएक्शंस हम कंटिन्यू करेंगे, या तो हम इसको सपोज करके चलेंगे कि ये जो है DHAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट PGAL में कन्वर्ट हो गया है, फास्फोग्लिसरल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया है, या तो हम इसको सपोज करके चलेंगे जो है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं जो है। 1 to 5 में क्या हुआ है जो है, अब हम 1 to 5 स्टेप की समरी लिख लेते हैं जो है। 1 to 5 स्टेप क्या हो गई हैं, स्टेप 1 to 5 को हम कहते हैं एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप होती है जो है, एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप होती है। स्टेप नंबर 1 and 3, अब देखिए जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बना है तो ये स्टेप जो है वो इरिवर्सिबल है, और जो स्टेप नंबर 3 है जो ग्लूकोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज 1,6 बाईफास्फेट बना है, तो ये जो स्टेप है ये इरिवर्सिबल है। तो यहाँ पे हम नोट करते हैं जो है स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 3 इज इरिवर्सिबल। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि स्टेप नंबर 1 और 3 में ही मैग्नीशियम 2+ की रिक्वायरमेंट हुई है जो है, तो यहीं पर जो है मैग्नीशियम 2+ की रिक्वायरमेंट हुई है जो है। तो ये तो रहा स्टेप नंबर 1 to 5। 1 to 5 में क्या होता है जो है, 1 to 5 में ये यहाँ पर जो स्प्लिटिंग हुई है, आगे से ये हम एक ग्लूकोज मालिक्यूल्स को लेकर आ रहे थे, अब जब हम स्टेप कराएंगे 6 to 10 तो वहाँ पर 2 मालिक्यूल्स ऑफ या तो हम PGAL लेंगे या तो हम DHAP लेंगे जो है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में जो है